हेलो एंड वेलकम टू यूनिट सेकेंड। यूनिट वन में हम लोग सेमीकंडक्टर फिजिक्स को बहुत डिटेल में पढ़ा है, जिसमें हम लोग पीएन जंक्शन डायोड, जेनर डायोड, फोटो डायोड, टनल डायोड सभी का डिस्क्रिप्शन किया, सभी के कंस्ट्रक्शन, कैरेक्टरिस्टिक और एप्लीकेशन डिटेल में देखा। नाउ इन दिस लेक्चर वी शैल स्टार्ट बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। Actually, it is the most basic component of any electronic device or electronic system। बिल्कुल यूँ समझिए कि जैसे घर बनाने में सीमेंट का जो रोल है, इसी तरीके से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन करने में मोस्ट बेसिक कंपोनेंट है वो आपका बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर यानी बीजीटी है। इसको बीजीटी कहते हैं। इट इज़ इन्वेंटेड इन 1947 बाई विलियम शॉकले, बार्टिन एंड ब्रिटेन एट बेल लेबोरेटरीज। Actually, this is the revolutionary component of electronic device। revolutionary component क्यों कहा? क्योंकि 1947 में जब ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन हुआ तो इसके बाद आईसी का इन्वेंशन हुआ और इसी पे आपका कैलकुलेटर, माइक्रो प्रोसेसर और कंप्यूटर सिस्टम जो है इन्वेंट हो गया, जिससे पूरी वर्ल्ड जो है फास्ट हो गया और एक रिवॉल्यूशनरी चेंज आपके सभी फील्ड में आया इसके बेसिस पे। तो इसके डिटेल डिस्कस करते हैं इस बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का। बाईपोलर क्यों इसको कहते हैं? बाईपोलर यानी इसमें दोनों चार्ज कैरियर होता है, यानी इलेक्ट्रॉन और होल जो दो अलग अलग पोल हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, दोनों चार्ज कैरियर का रोल करंट को कंडक्ट करने में मेन रोल होता है। मीन जैसे हम लोगों ने जो है करंट की बात करते हैं तो जनरली मेनली उसमें या तो करंट कैरी करने में मेनली या तो इलेक्ट्रॉन का रोल होता है या होल का रोल होता है। लेकिन इस डिवाइस में जो करंट फ्लो हो रही है उसमें दोनों का इक्वल रोल है, यानी इलेक्ट्रॉन होल का इक्वल रोल है ना। यहाँ देखिए लिखा है बाइपोलर डिवाइस हैविंग बोथ मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ओके, ट्रांजिस्टर स्टैंड्स फॉर ट्रांसफ़र ऑफ रजिस्टर्स। ये सेंटेंस अभी आप लोग को नहीं समझ में आएगा, तुरंत आगे जब हम लोग डिस्कस कर लेंगे फिर ये समझ में आएगा। एक्चुअली ट्रांजिस्टर का फुल फॉर्म ट्रांसफ़र ऑफ रजिस्टर, यानी लो रजिस्टर से सिग्नल को हाई रजिस्टर पर ट्रांसफ़र करना या हाई रेजिस्टेंस से लो रेजिस्टेंस पर सिग्नल ट्रांसफ़र करने का जो मेन इसका फंक्शन, इसीलिए इसका नाम है ट्रांजिस्टर। ओके, अब इसके कंस्ट्रक्शन और बेसिक डिस्कस करते हैं कि कैसे बना होता है, कितने लेयर होते हैं, इसके करंट कैसे फ्लो होता है। तो जैसे हम लोगों ने लेक्चर वन में देखा था, या सॉरी यूनिट वन में, कि हम लोग देखे थे एक पी टाइप मटेरियल होता है, एक एन टाइप मटेरियल होता है और ये जंक्शन होता है, पीएन जंक्शन है ना। और इसमें ये आपका जो है डायोड बन जाता था। दोनों पी टाइप एन टाइप मटेरियल को अगर हम ऐड करते थे तो दो लेयर से पीएन जंक्शन बन जाता था। इसी तरीके से हमारे जो है जो ट्रांजिस्टर, इसमें तीन लेयर हैं, पी टाइप मटेरियल, एन टाइप मटेरियल एंड पी टाइप मटेरियल, यानी दोनों किनारों पर सेम मटेरियल है पी और बीच में जो है एन है, एन टाइप मटेरियल है। तो ये 3 लेयर डिवाइस है, इसलिए इसका नाम है ट्रांजिस्टर, यानी पी। ये दूसरा क्या हो सकता है? एनपीएन भी हो सकता है, यानी दोनों किनारों पर साइड में एन टाइप मटेरियल हो, एन टाइप मटेरियल और बीच में आपका जो हो लेयर वो पी टाइप का हो। तो ये 2 तरह के ट्रांजिस्टर हो सकते हैं, या एनपीएन या पीएनपी। तो देखिए जो सबसे लेफ्ट में है, लेफ्ट मोस्ट टर्मिनल आपका है, इसका नाम है इमीटर, कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। क्या नाम है इसका? इमीटर, EMITTER, इसको इमीटर कहते हैं, पी टाइप मटेरियल है। जो बीच वाला लेयर है, मिडिल लेयर, इसको कहते हैं बेस, कैपिटल बी से डिनोट करते हैं। और जो राइट मोस्ट टर्मिनल है इसका नाम है कलेक्टर, कलेक्टर को कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, कलेक्टर। ठीक है, ये आपका पी टाइप मटेरियल है, ये एन है, ये और पी टाइप मटेरियल है। अच्छा, हमने देखा था पी और एन के बीच में एक जंक्शन होता है। यहाँ पे आपका पी एन के बीच में आपका जो है एक जंक्शन JE है और एन और पी के बीच में दूसरा जंक्शन JC है। यानी पीएन जंक्शन डायोड में एक जंक्शन था और ट्रांजिस्टर में हमारे पास 2 जंक्शन है। पहले जंक्शन को JE या इमीटर बेस जंक्शन कहते हैं, दूसरे जंक्शन को JC या कलेक्टर बेस जंक्शन कहते हैं। तो ये 2 जंक्शन मिल गए आपके।
ठीक ना। अब इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक देख लीजिए कैरेक्टरिस्टिक कि इसकी साइज़ क्या होती है। एरिया, कलेक्टर का एरिया सबसे ज़्यादा होता है। आप यहाँ फिगर में देख भी सकते हैं, यहाँ कलेक्टर का जो एरिया है ये सबसे ज़्यादा आपको दिख रहा होगा। फिर उसके बाद बीच में जो मिडिल एरिया होती है वो इमीटर की होती है। देखिए कलेक्टर का सबसे ज़्यादा, उसके बाद थोड़ा सा कम आपका इमीटर, और सबसे कम एरिया आपका बेस का होता है। ये ऐसा जानबूझ के रखा जाता है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे क्यों ऐसा रखा जाता है, लेकिन इसको याद रख करके रखिएगा आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कलेक्टर एरिया इज हाईएस्ट एंड बेस एरिया इज मिनिमम, यानी कलेक्टर एरिया आपका मैक्सिमम है और मिनिमम है। सिमिलरली डोपिंग लेवल क्या होता है, डोपिंग क्या होता है हम लोग लेक्चर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। डोपिंग क्यों करते हैं ना, करंट कंडक्टिविटी, मटेरियल की कंडक्टिविटी को हम कंट्रोल करते हैं डोपिंग से। ये सब चीज़ हम लोग यूनिट 1 में डिस्कस कर सकते हैं। नाउ वी कैन सी हियर इमीटर डोपिंग इज मैक्सिमम, देन कलेक्टर डोपिंग एंड बेस इज लाइटली डोप्ड। सबसे कम डोपिंग जो बेस की है, ठीक ना। ये दो चीज़ें हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, एक्चुअली इसके ऑपरेशन में भी हम लोग देखेंगे कि इमीटर जो है ये इलेक्ट्रॉन को पास करता है, यानी यहाँ से ये इमिट करता है, सेंड करता है आगे, ठीक ना। और बेस में यहाँ पे देखिए इमीटर आपका पी टाइप मटेरियल, पी टाइप में आपको पता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है, होल हैं, ठीक ना। अगर ठीक होल को मान के चलते हैं तो इसको इस तरह से हम जो है बायसिंग करेंगे कि होल इसका आगे ट्रांसफ़र हो, यानी इसमें मूव करे, यानी इसको ये चार्ज कैरियर, इमीटर जो है चार्ज कैरियर को इमिट करेगा, आगे फोर्स करेगा। तो इसलिए इसकी जो है डोपिंग मैक्सिमम है। फिर कलेक्टर आपका जो चार्ज कैरियर आ रहा है उसको कलेक्ट करेगा, ठीक ना। और यहाँ पे हीट जो जनरेट होगा इलेक्ट्रॉन होल के मूवमेंट से, उसको डिसिपेट करने के लिए कलेक्टर रीजन को मैक्सिमम रखा जाता है, ठीक ना, यानी इसका एरिया मैक्सिमम रखा जाता है। और बेस की डोपिंग लाइटली इसलिए की जाती है कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एन में इलेक्ट्रॉन होंगे वो कम हो, जिससे यहाँ से जो होल आए वो पास कर जाए पूरा, यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन बहुत ही कम हो, ठीक ना। ये हम जानबूझ के ऐसा करते हैं करंट गेन को बढ़ाने के लिए ट्रांजिस्टर का। आगे डिस्कस करेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन टाइम है इसको भी मिनिमाइज करने के लिए इस एरिया को जो है कम रखा जाता है, मिनिमम रखा जाता है। तो यही चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है, इमीटर इज हाईली डोप्ड टू इंजेक्ट इट्स मेजॉरिटी कैरियर इनटू द बेस, ओके। बेस इज लाइटली डोप्ड टू रिड्यूस द रिकॉम्बिनेशन, यानी बेस में इलेक्ट्रॉन होल का रिकॉम्बिनेशन को रिड्यूस करने के लिए, मिनिमम करने के लिए इसको लाइटली डोप कर रखते हैं। बेस इज विथ स्मॉलेस्ट एरिया टू रिड्यूस ट्रांजिट टाइम, यानी इलेक्ट्रॉन को इमीटर से कलेक्टर तक जाने में, यानी दोनों जंक्शन को पार करने में जो समय लगेगा उसको ट्रांजिट टाइम कहते हैं, यानी इमीटर जंक्शन से कलेक्टर जंक्शन को पार करने में। तो ये समय कम लगे, इसलिए इसका जो है एरिया कम रखा जाता है, ओके। हियर कलेक्टर इज प्रोवाइडेड विथ लार्ज एरिया टू विदस्टैंड हीट डिसिपेशन, यानी जो ट्रांजिस्टर में हीट जनरेट होता है उसको डिसिपेट करने के लिए, यानी इन्वायरमेंट में रेडिएट कर देने के लिए, उसको ठंडा करने के लिए कलेक्टर एरिया को लार्ज रखा जाता है, ओके। नाउ सिंबल ऑफ ट्रांजिस्टर, जैसे हम लोग पीएन जंक्शन में देखे थे, तो पीएन जंक्शन का सिंबल क्या था, ये सिंपल पीएन जंक्शन का सिंबल था। हम समझ गए, इसको देखते ही समझ जाते थे कि जो एरो वाला एरिया है ये पी टाइप मटेरियल है, यानी पी साइड है, और जो वर्टिकल बार है ये आपका एन साइड है। इसी तरीके से हमको जो है जो आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर या पीएनपी ट्रांजिस्टर, इसको देखते ही हम पहचान जाएं कि कैसे कौन सा ट्रांजिस्टर है। एक्चुअली देखिए ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं, एक होता है बेस, एक होता है इमीटर, एक होता है कलेक्टर। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कैसे ही हम इसको देखते ही समझें इसमें इमीटर, बेस, कलेक्टर कौन कौन सा टर्मिनल है, ठीक है। तो इसमें जो है ये जो आपका सिंबल कहीं भी आपको देखेंगे दिया रहेगा, तो इसमें एक एरो लगा होता है, ठीक है ना, किसी भी साइड में एरो हो सकता है। इस एरो का रोल क्या भी बताते हैं। तो देखिए इसमें जो है 3 टर्मिनल आपको दिख रहे हैं, एक टर्मिनल यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, 3 टर्मिनल दिख रहे हैं। तो आप ये जानिए जो वर्टिकल बार है ये हमेशा बेस होता है, और जो तो टिल्ट लाइन है, झुकी हुई थोड़ी सी रेखा है, इन दोनों में से कोई एक इमीटर है, एक कलेक्टर है,
तो बेस तो कन्फर्म होगा, इमीटर और कलेक्टर कैसे कन्फर्म होगा? ये एरो देखिए, एरो साइन, एरो का ये हेड है और ये टेल है, ठीक ना। ये मान लीजिए आपका बेस है वर्टिकल, तो एरो किसी भी साइड में हो, एरो जहाँ से जिस टर्मिनल से लगता है यानी जिस ब्रांच से लगता है, एक दूसरी ब्रांच होगी जिसमें एरो नहीं होगा, यानी जिस ब्रांच में एरो है वहाँ पे इमीटर होगा, ठीक ना। जिससे देखिए यहाँ पे क्या है आपका, ये इमीटर है, यहाँ पे एरो है ना इस ब्रांच में, तो यानी ये इमीटर है, और यहाँ पे जहाँ एरो नहीं वो कलेक्टर है, तो ये आपका ये कलेक्टर है। तब आप पहचान जाएंगे, देखते ही एरो देखिएगा जहाँ पे एरो है, ठीक ना। जैसे इस दूसरे वाले में देखिए, यहाँ पे भी एरो इस ब्रांच में है, तो ये आपका इमीटर है, और इस ब्रांच में एरो नहीं है, ये आपका कलेक्टर है। समझ गए आप कि एरो का ये टेल है यानी पिछला भाग है, और ये यहाँ पे हेड है। तो हेड या टेल कहीं भी दिखे जिसमें एक तो आपका बेस हो ही गया, दूसरा आपका इमीटर बचेगा, और जिसमें एरो नहीं है यानी बेस इमीटर कन्फर्म होगा, तीसरा आप जो बचा वो कलेक्टर ही है, ठीक ना। तो आप ये ट्रांजिस्टर का बेस इमीटर कलेक्टर पहचान जाएंगे। अब इसमें ये पहचानना है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर है या पीएनपी ट्रांजिस्टर है। अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि जब दो लेयर सेम होंगे, यानी किनारे किनारे वाले दोनों लेयर सेम हमेशा होते हैं, अगर ये एन है तो बीच वाला पी बचेगा, तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। और अगर जब दोनों साइड के लेयर पी हैं तो बीच वाला एन लेयर जो होगा, तो फिर आपका ये पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा। लेकिन सिंबल से कैसे आप जानेंगे कौन सा एन है कौन सा पी है? यहाँ देखिए, मान लेते हैं हम वर्टिकल लाइन हमारा बार हो गया, ठीक है। हमने कहा था एरो करने के लिए, एरो देख लिया यानी इमीटर हो गया, ये बेस हो गया, इमीटर हो गया, और ये कलेक्टर हो गया। तब एनपीएन कैसे पता चलेगा कौन सा एन है कौन सा पी? फिर इसी एरो पे फोकस करना है। एरो पीएन जंक्शन में हम लोगों ने देखा था, ये एरो था। हमने बताया था कि हमेशा एरो जो होता है करंट का डायरेक्शन होता है, एरो का हेड, ठीक ना। और जो करंट का डायरेक्शन होता है जिधर, वो हमेशा करंट किधर से फ्लो होता है? पी से एन की तरफ। ये हमने बताया था पी से एन की तरफ आप एज्यूम करके रखिए, मान करके हमेशा करंट इसी तरफ फ्लो होता है, पी से एन की तरफ। तो यहाँ भी करंट फ्लो हो रहा है पी से एन की तरफ, यानी एरो का जो हेड है वो हमेशा एन होता है, और बीच वाला बेस आपका पी होगा, यानी पी से एन की तरफ आपका करंट फ्लो हो रहा है। तो एक बचा ये जो है एन, ये है तो एन ये भी होगा। तो ये कौन सा ट्रांजिस्टर हो गया? एन पी एन, ठीक ना। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मान लेते हैं ये हमारा जो है ट्रांजिस्टर है। अब की बार हमने जो है यहाँ पे एरो यहाँ बना दिया, ये एरो, तब कैसे पहचानोगे ये एनपीएन है कि पीएनपी है? हमने बताया था करंट हमेशा पी से एन फ्लो होता है, यानी ये पी है और ये हेड वाला एन है। जैसे बात है ये पी है तो ये भी पी होगा, ये पी एन पी ट्रांजिस्टर है। तो एरो को देख करके आप पहचान जाएंगे कौन सा ट्रांजिस्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये देखिए क्लियर हो गया, ये आपका बेस की तरफ एरो है तो ये एन है, और ये पी है, और ये आपका कलेक्टर पी है, तो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। तो इसी तरीके से किसी भी ट्रांजिस्टर को देख करके आप समझ जाएंगे कौन सा ट्रांजिस्टर है। जैसे ये आप लोग का बताइए इसका ये कौन सा ट्रांजिस्टर है। हम मान के चलते हैं ये आपका, ये तो पीएनपी ही हो गया, ठीक है। आप देखते ही बता लेंगे कौन सा ट्रांजिस्टर कहाँ है। ओके, नेक्स्ट इज ट्रांजिस्टर ऑपरेशन। जैसे हम पीएनपी ट्रांजिस्टर पीएन डायोड में क्या करते हैं, पीएन जंक्शन डायोड में एक इसको वर्क कराने के लिए बायसिंग करते थे, यानी एक बैटरी ऐड कर देते, फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस में कनेक्ट कर देते थे, है ना। तो इस जो जंक्शन का वोल्टेज है इसको कम करने के लिए, यानी इसके जंक्शन के क्रॉस चार्ज कैरियर को मूव करने के लिए जो हम बैटरी कनेक्ट करते थे इसको बायसिंग कहते थे, ठीक ना। तो इसी तरीके से ट्रांजिस्टर के जंक्शन के इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए, कम करने के लिए हम बैटरी लगाते हैं। यहाँ पे पीएन जंक्शन डायोड में एक जंक्शन था इसलिए एक बैटरी, यहाँ पे दो जंक्शन है, एक आपका ये इमीटर बेस जंक्शन, दूसरा आपका कलेक्टर बेस जंक्शन है, ठीक है। तो दो बैटरी अब लग गया है। तो इन दो बैटरी जब हम कनेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन होल मूव करेगा और इसमें करंट फ्लो होगा। इसके इलेक्ट्रॉन होल मूवमेंट अभी हम थोड़ी देर आगे डिस्कस करेंगे। तो हम ये मान के चलते हैं कि बैटरी हमने कनेक्ट कर दिया है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक ना।
ये एक हम कैरेक्टरिस्टिक बनाते हैं, यानी ग्राफ आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट में, वीसी वोल्टेज और कलेक्टर करंट में, ठीक ना। तो इसमें एक ग्राफ बनाते हैं, देखते हैं। सपोज करते हैं कि ये कुछ इस तरह से बायस किया गया है दोनों जंक्शन ट्रांजिस्टर का कि इनिशियली करंट आपका 0 के बहुत ही करीब है, ठीक ना। ये आपका 0 पॉइंट है। ये आपका वोल्टेज में जो है वोल्ट में होता है, वोल्ट, और करंट जो आपका मिली एम्पियर में होता है, इसी ऑर्डर में होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे हमने माना इनिशियली बहुत कम करंट फ्लो हो रहा है। करंट कम फ्लो हो रहा है कि मतलब दोनों जंक्शन जो है आपका ऑन नहीं है, ट्रांजिस्टर ऑफ है। इसको कहते हैं कट ऑफ रीजन, ठीक ना। ये जो आपका है, ये जहाँ पे करंट आपका बहुत कम है, इसको कट ऑफ रीजन कहते हैं। दूसरा केस मानते हैं, मतलब हमने कुछ बायसिंग इस तरीके से की है, करंट अब की बार यहाँ से ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये करंट यहाँ फ्लो हो रहा है, तो हम देख रहे हैं कि इस वोल्टेज तक आपका करंट इंक्रीज हो रहा है लीनियरली, है ना। जितना हम वोल्टेज जिस तरह बढ़ाते हैं लीनियरली, उसी रेशियो में आपका करंट इंक्रीज हो रहा है। इसके बाद करंट आपका जो है सैचुरेट हो जा रहा है। तो अगर ऐसा करंट का कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ ऐसा आ रहा है तो इसको 3 रीजन में डिवाइड किया गया है ट्रांजिस्टर ऑपरेशन को टोटल। यानी हम ये ट्रांजिस्टर पे जो बैटरी लगाए हैं, ये आपका VEB है, इमीटर बेस बैटरी, और ये आपका VCB है। यानी ये जो हमने जो है वोल्टेज लगाया, बैटरी लगाया, एक्चुअली ये VCC कहते हैं इसको VVB कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये इमीटर बेस जंक्शन पे जो बैटरी लगाया गया है और ये कलेक्टर बेस जंक्शन पे बैटरी लगाया है। इन दोनों बैटरी की वैल्यू इस तरह से सेट किया गया है, इसकी पोलरिटी इस तरह से सेट किया गया है कि हमको ट्रांजिस्टर के थ्रू ये करंट फ्लो हो रहा है, ये करंट जो हमने बनाया। तो अब अगर ट्रांजिस्टर के थ्रू ये लगभग 0 करंट फ्लो हो रहा है तो इसको कहते हैं कट ऑफ रीजन, कट ऑफ। और जहाँ पे करंट ये लीनियरली आपकी इंक्रीज हो रही है ये करंट, इसको कहते हैं एक्टिव रीजन। ये आपका यहाँ से अगर ऐसे कर देंगे तो ये पूरा रीजन क्या हो जाएगा, एक्टिव। इसको कहते हैं एक्टिव रीजन, एक्टिव रीजन। और जहाँ पे करंट आपकी कांस्टेंट हो गई, यानी वोल्टेज इंक्रीज करने पे करंट आपकी कांस्टेंट इंक्रीज नहीं कर रही है, तो इसको कहते हैं सैचुरेशन रीजन, सैचुरेशन रीजन। देखिए, एक ही ट्रांजिस्टर को बैटरी कनेक्ट करके हम 3 रीजन में ऑपरेट कर सकते हैं। या तो ट्रांजिस्टर से कोई करंट ना फ्लो हो, यानी लगभग 0 करंट, जिसको कट ऑफ रीजन कहते हैं, या इसी को ऑफ स्टेट कहते हैं, यानी ट्रांजिस्टर ऑफ है। दूसरा, हम करंट को इस तरह से लीनियरली इंक्रीज करा सकते हैं, जिसको कहते हैं एक्टिव रीजन। तीसरा क्या है कि करंट का जो वैल्यू है कांस्टेंट हो जाए, सैचुरेट हो जाए, यानी वोल्टेज इंक्रीज करने पे बढ़े ना, तो इस रीजन को कहते हैं सैचुरेशन रीजन। यहाँ पे टेबल में हम लोगों ने लिखा है, टेबल में, कि ट्रांजिस्टर आपका इन रीजन्स में वर्क करेगा। फैन JE, emitter junction is reverse bias, RB स्टैंड फॉर रिवर्स बायस, एंड कलेक्टर जंक्शन इज आल्सो रिवर्स बायस, यानी दोनों रिवर्स बायस में, ये जंक्शन और ये जंक्शन, ये जंक्शन और ये जंक्शन दोनों अगर रिवर्स बायस में है तो आपका ये ट्रांजिस्टर किस रीजन में वर्क करेगा, कट ऑफ रीजन में, इसको ऑफ स्टेट भी कहते हैं। सेकेंड केस, फैन बोथ जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस, जब दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस हैं तब ये ट्रांजिस्टर किस रीजन में वर्क करेगा, सैचुरेशन रीजन में, इसको ऑन स्टेट कहते हैं। एंड फैन इमीटर जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस एंड कलेक्टर जंक्शन इज रिवर्स बायस, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। मोस्टली ट्रांजिस्टर इसी रीजन में वर्क करते हैं जब एम्पलीफायर की तरह यूज किया जाता है, ठीक ना। इमीटर जंक्शन आपका फॉरवर्ड बायस है और कलेक्टर जंक्शन आपका रिवर्स बायस। देन ट्रांजिस्टर वर्क इन एक्टिव रीजन, ठीक ना। और ये इसी को कब, इसका एप्लीकेशन क्या है, एम्पलीफायर की तरह जब ट्रांजिस्टर को यूज किया जाता है तो एक्टिव रीजन में वर्क करता है। G इज गेन, इट्स गेन इज हाई, ठीक ना। चौथा केस क्या हो सकता है, लास्ट केस आपका है
रिवर्स बायस यानी इमीटर जंक्शन रिवर्स बायस हो और कलेक्टर जंक्शन आपका फॉरवर्ड बायस हो, तो इसको कहते हैं रिवर्स एक्टिव रीजन। ये बहुत ही कम यूज होता है, बस 4 पॉसिबल केस हो सकते हैं, ठीक ना। तो ये स्टार्टिंग के फर्स्ट 3 ये जो है इसको हम लोग ज़्यादा डिस्कस करेंगे, ये लास्ट वाले स्टेज को हम लोग कम डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर पहला इमीटर जंक्शन अगर आपका रिवर्स बायस है, कलेक्टर जंक्शन फॉरवर्ड बायस है, तो इसको ट्रांजिस्टर आपका रिवर्स एक्टिव रीजन में वर्क करता है। इसका एप्लीकेशन एटेन्यूएटर बनाने में होता है, ठीक ना। इस केस में गेन आपका लो होता है। ये 3-4 रीजन आपका, इसको आप याद करके रखिएगा। यहाँ से समझ गए हैं कि अगर आपको ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में वर्क कराना है तो इमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस बनाना पड़ेगा और कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस। ये आपके हाथ में, आप बैटरी को पोलैरिटी बदल करके फॉरवर्ड रिवर्स बायस कर सकते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर अंडर एक्टिव रीजन। यानी हम अब इस ट्रांजिस्टर को, जो कि एनपीएन ट्रांजिस्टर है, यानी इसका पहला जो है इमीटर रीजन जो है एन टाइप मटेरियल है, बेस रीजन पी टाइप मटेरियल है और कलेक्टर रीजन भी आपका एन टाइप मटेरियल है। इसको हमने बैटरी से इस तरह कनेक्ट किया है कि इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस में हो। देखिए, इमीटर आपका एन टाइप मटेरियल है, निगेटिव से कनेक्ट करेंगे तो ये फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, और कलेक्टर बेस जंक्शन जो आपका रिवर्स बायस में हो, यानी ये पहला फॉरवर्ड बायस में है और दूसरा रिवर्स बायस में है। यही एक्टिव रीजन का कंडीशन है, ठीक है। तो एक चीज़ हम लोगों ने यहाँ और देखना था, हमने ये बताया था कि ये जो आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात हम करते हैं, जंक्शन के पास अगर हम यहाँ बैटरी कनेक्ट कर देंगे, सॉरी ये इसमें ही देखें, इसी में अगर हम बैटरी कनेक्ट कर दिए, एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो यूनिट 1 में हम लोग डिस्कस, जंक्शन पे जो है डिप्लीशन लेयर बनता है, जिसे कहते हैं ये कौन सा रीजन है, चार्ज फ्री रीजन, यानी इसमें कोई फ्री चार्ज नहीं मूव करते, यहाँ पे सिर्फ आयन होते हैं, ठीक ना। जो डिप्लीशन लेयर है इसमें सिर्फ फिक्स्ड आयन होते हैं जो जंक्शन के दोनों तरफ बनता है। तो हमने बताया था कि हाईली डोप्ड मटेरियल में डिप्लीशन लेयर की विड्थ यानी चौड़ाई कम होती है और लाइटली डोप्ड मटेरियल में डिप्लीशन लेयर की विड्थ यानी चौड़ाई ज़्यादा होती है। ये चीज़ हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो यहाँ देखिए, आपका इमीटर जो हाईली डोप्ड है, तो ये जो आपका डिप्लीशन विड्थ यानी चौड़ाई है ये पतला होगा, लेकिन बेस साइड में ये ज़्यादा चौड़ा होगा, ठीक ना। तो ये डिप्लीशन विड्थ हो गया। इसी तरीके से आपका कलेक्टर में जो है, जो बेस विड्थ है उसकी चौड़ाई थोड़ा सा जो है कम होगा रिलेटिवली बेस फील्ड में, ठीक ना। तो यहाँ पे ये आपका दो डिप्लीशन लेयर बनेगा और 2 जंक्शन पोटेंशियल भी बनेगा। तो इसी पोटेंशियल बैरियर को, चार्ज कैरियर को पार करना है। तो ये कैसे पार करेगा इसको हम लोग देखते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ और है, एक तो डोपिंग के आधार पे, दूसरी चीज़ आपकी है फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस के बेस पे भी जो है डिप्लीशन विड्थ की, डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है ये डिसाइड होती है। फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन लेयर की विड्थ जो होती है नैरो होती है, कम होती है, रिवर्स बायस में ज़्यादा होती है। यहाँ आप देख सकते हैं इमीटर जंक्शन पे डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई जो है कम है और कलेक्टर जंक्शन पे डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई जो है ज़्यादा हमने बना के रखा है। इसको और क्लियरली जो है यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। ये आपका डिप्लीशन लेयर की विड्थ है इमीटर जंक्शन पे, ये कलेक्टर जंक्शन पे, ठीक है। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि एन साइड में कौन से आयन होते हैं। एन साइड में पॉजिटिव आयन्स होते हैं और पी साइड में नेगेटिव आयन्स होते हैं डिप्लीशन लेयर में। क्यों बनते हैं इसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप कंफ्यूज हैं तो आप यूनिट 1 के लेक्चर जो है जाके फिर से पढ़िए। पी साइड में नेगेटिव आयन्स बनते हैं और एन साइड में पॉजिटिव आयन्स, ठीक ना। तो अब हमने जो है इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। इमीटर बेस आपका फॉरवर्ड बायस है और ये रिवर्स बायस है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हम इसको मान लेते हैं कि आपके जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं यहाँ पे एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन्स बना लीजिए आप, समझने के लिए हमने 2 4 5 इलेक्ट्रॉन बना लिया। और यहाँ पे होल होते हैं पी साइड में। लाइटली डोपिंग होती है तो इस
इसकी जो है नंबर ऑफ होल्स जो है बहुत ही कम होंगे। कलेक्टर में जो है इमीटर से थोड़ा कम इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि इसकी डोपिंग जो है मीडियम होती है और इमीटर की हाईली होती है, बेस की लाइटली होती है, लाइटली डोपिंग। ये चीज़ें हम लोग जानते हैं। ओके, ठीक है। तो अब हम जब फॉरवर्ड बायस अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे इमीटर पे नेगेटिव पोटेंशियल, यहाँ पे देखिए नेगेटिव बैटरी टर्मिनल कनेक्ट है, तो ये क्या करेगा, जो इसके अंदर दो काम होगा। जो पहले तो ये क्या है, नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव बैटरी इलेक्ट्रॉन को फोर्स करेगा जंक्शन की तरफ, रिपेल करेगा, है ना, ढकेलेगा इसे, तो इलेक्ट्रॉन आपका मूव होगा ये आपका जंक्शन की तरफ। और चूँकि फॉरवर्ड बायस में तो ये जंक्शन को क्रॉस कर जाएगा और यहाँ पे जो है बेस में आ जाएगा। अब बेस की दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये रिकम्बाइन करके यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा बेस में होल जो हैं, या तो ये और आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि आगे बढ़ जाएगा। देखिए, जंक्शन को इसीलिए इस तरह से डिज़ाइन किया गया, भी पहले बताया गया था कि हाईली डोप्ड है, ये लाइटली डोप्ड है और ये मीडियम डोप्ड है, क्योंकि 95 to 96% इलेक्ट्रॉन आपके कलेक्टर रीजन में आ जाएंगे, यानी इमीटर से चल के बेस को क्रॉस करके आ जाएंगे। ठीक, 4 to 5% इलेक्ट्रॉन जो हैं, 4 से 5% इलेक्ट्रॉन ये रिकम्बाइन करके यहीं पे ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, ये आगे नहीं बढ़ेंगे, इसलिए इसको लाइटली डोपिंग की जाती है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आपकी क्रॉस कर जाएँ बेस रीजन को और पहुंच जाएँ कलेक्टर में, जिससे आपको करंट, मैक्सिमम करंट मिले। ठीक ना। नेगेटिव वोल्टेज आपने यहाँ अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है। दूसरी चीज़ क्या, इसमें जो होल्स हैं वो आपके इसके थ्रू आ जाएंगे बैटरी में। ठीक ना, होल तो आपका जो है इमीटर करंट होगा, जो इमीटर करंट का डायरेक्शन क्या होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक ना, इसको कहते हैं आई ई। होल आपका जो बैटरी की तरफ आ रहा है, या दूसरे तरीके से सोच सकते हैं कि बैटरी से इलेक्ट्रॉन आपका जो इमीटर के थ्रू ये ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ये आपका आई करंट जो है बाहर की तरफ आ रहा है। दूसरी बात क्या है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कलेक्टर पे जाके कलेक्टर रीजन में आ जा रहे हैं, तो कलेक्टर आपका पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। यहाँ देखिए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कलेक्ट होगा कलेक्टर पे, और इस टर्मिनल से होते हुए जो है ये बैटरी में आ जाएगा। ठीक ना, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर है तो आईसी करंट आपका क्या होगा, इनसाइड होगा, है ना, ये इनसाइड होगा, यानी आईसी करंट आपका डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होगा। ठीक है, तो आपको जो है इमीटर करंट मिल गया और कलेक्टर करंट मिल गया। स्टार्टिंग में आपने जो है फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस दोनों जंक्शन पे बैटरी अप्लाई किया, तो इलेक्ट्रॉन आपका ये मूव कर रहा है। अब हमने एज्यूम किया कि 4% या 5% इलेक्ट्रॉन आपके रिकम्बाइन होकर यहाँ पे डाई आउट हो जाएगा, यानी मर जाएगा, इसी के अंदर बेस के अंदर रिकम्बाइन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन होल। फिर क्या होगा, देखिए, चार्ज अकॉर्डिंग टू चार्ज न्यूट्रलिटी इन बेस, चार्ज न्यूट्रलिटी। चार्ज न्यूट्रलिटी क्या है, मतलब इसके अंदर जो टोटल पॉजिटिव निगेटिव चार्ज होंगे वो हमेशा कांस्टेंट बने रहेंगे। ठीक ना, यानी इसके अंदर मान लो इनिशियली 3 होल्स हैं पी टाइप मटेरियल में, अगर एक इलेक्ट्रॉन एक होल से कंबाइन कर गया तो 2 बचेंगे। तो इसी समय ये नेचुरल फिनोमिना क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर टूट करके एक नया होल यहाँ जनरेट करेगा। जैसे एक इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बाइन होगा तुरंत एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर और जनरेट हो जाएगा, यानी एक होल और एक इलेक्ट्रॉन आपके जनरेट हो जाएंगे, यानी एक कोवलेंट बॉन्ड टूट जाएगा बेस रीजन में। ये नेचुरल फिनोमिना है। ठीक ना, यानी नंबर ऑफ होल जो हैं फिर से आपके कांस्टेंट हो जाएंगे। 3 थे तो 3 ही बचेंगे। और ये जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, चूँकि ये बेस देखिए आपका बैटरी से कनेक्ट है, ये बेस के थ्रू होते हुए, यानी जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन आपका जो है जनरेट हुआ, ये बेस के थ्रू होते हुए आपके जो है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में आ जाएगा।
ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन जो इमीटर से आया वो बेस के होल से रिकम्बाइन हुआ, एट द सेम टाइम ए कोवेलेंट बॉन्ड विल ब्रेक and generate a hole and an electron, and that electron will traverse to base and positive terminal of the battery and it will create base current। यानी ये इलेक्ट्रॉन जो आपके बेस में आ रहा है ये आपका बेस करंट जनरेट करेगा, है ना। करंट हमेशा डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है आपके इलेक्ट्रॉन की, यानी ए आई बी हो जाएगा। तो अब आपको पता चल गया कि आपने ट्रांजिस्टर को जो है 2 बैटरी से कनेक्ट किया है। तो इस बैटरी से कनेक्ट करने पे आपको इमीटर करंट मिला, यहाँ पे कलेक्टर करंट मिला और आपको बेस करंट मिला, ठीक ना। यही 3 करंट आपको जो है फाइंड करना था टोटल एनालिसिस में। और यहाँ पे आपने कंडीशन भी देख लिया कि इलेक्ट्रॉन आगे मूव कर रहा है तो 95% पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन बेस को क्रॉस कर जाएगा और ये कलेक्टर रीजन में पहुँच जाएगा। 5% पॉसिबिलिटी जो है इलेक्ट्रॉन अगर होल बेस रीजन में रिकम्बाइन होगा तो इसकी वजह से जितने रिकॉम्बिनेशन होंगे उतने कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे और उतने ही इलेक्ट्रॉन होल जनरेट होंगे बेस में, और वो इलेक्ट्रॉन आपका जो है बेस टर्मिनल से होते हुए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में आ जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल जो मूवमेंट है करंट का या इलेक्ट्रॉन होल का, पहले चार्ज का मूवमेंट आप देंगे, इलेक्ट्रॉन का ये मूवमेंट जो है अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे इमीटर बेस कलेक्टर के थ्रू होते हुए कलेक्टर पे आएगा। तो इसके अंदर जो जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हो रहा है, यानी ट्रांजिस्टर के अंदर जो करंट मूवमेंट हो रहा है वो डिफ्यूजन करंट है, ठीक ना। डिफ्यूजन ड्रिफ्ट क्या होता है ये सब हम लोग यूनिट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। डिफ्यूजन करंट क्या होता है, ड्रिफ्ट करंट क्या होता है। ट्रांजिस्टर के अंदर जितने करंट हैं वो डिफ्यूजन के कारण है, और बेस करंट जो है ये रिकॉम्बिनेशन करंट है। इसको आप कहीं लिख लीजिए, ठीक ना, कि इमीटर करंट जो है ये आपका डिफ्यूजन करंट है, डिफ्यूजन। कलेक्टर भी आपका डिफ्यूजन है। बेस में जो आपका रिकॉम्बिनेशन करंट होता है। अब टर्मिनल के बाहर यानी वायर के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है ये ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन है, और वायर के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है इसको कहते हैं ड्रिफ्ट करंट। यानी ट्रांजिस्टर के अंदर डिफ्यूजन है, ट्रांजिस्टर के बाहर ड्रिफ्ट है। ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको थोड़ा अलग बता देते हैं। बुक में बहुत जल्दी आपको आसानी से नहीं मिलेगा। ओके, तो जो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो इमीटर से स्टार्ट होकर वायर के थ्रू यहाँ कलेक्टर, ये डायरेक्शन, ठीक ना। यहाँ पे हम मान के चलते हैं निगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है आगे, फिर यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्मिनल है, फिर नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, ठीक ना। ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, ये होल का डायरेक्शन हमने बनाया था, और ये कंप्लीट लूप बनेगा इलेक्ट्रॉन का, ठीक। ओके, तो यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म में देखिए, अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो हमारे पास 3 करंट हैं, जैसे कि हमने अभी देखा ना एनपीएन का ही एनालिसिस किया था। इमीटर करंट है, कलेक्टर करंट है और बेस करंट है। तो यहाँ पे 1 व्यू में दिखाया गया एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो ट्रांजिस्टर के इनसाइड आपका कलेक्टर करंट और बेस करंट है, और ट्रांजिस्टर के आउटसाइड आपका इमीटर करंट है। सिमिलरली अगर ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो इमीटर करंट आपका इनसाइड है, बेस और कलेक्टर आपका आउटसाइड है, ये दोनों करंट, ठीक ना। अच्छा, इन तीनों करंट में एक रिलेशन होता है, इन तीनों करंट में रिलेशन है। इमीटर करंट इज इक्वल टू कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट, यानी दोनों करंट का जो सम है वो इमीटर करंट के इक्वल होता है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ये आपको ध्यान रखना चाहिए। एक चीज़ और है, इमीटर करंट आपका मिली एम्पियर आर्डर में होता है। मिली के मतलब होता है 10⁻³ ये सब आप लोग जानते हैं। कलेक्टर करंट भी आपका जो है मिली एम्पियर में होता है। बेस करंट आपका माइक्रो एम्पियर में होता है। माइक्रो एम्पियर का मतलब 10⁻⁶ एम्पियर, ठीक है। ये यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं, इमीटर आपका हाईली डोप्ड है, ज़्यादा इसमें चार्ज करियर्स है यानी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। कलेक्टर भी आपका मॉडरेट डोपिंग है यानी मीडियम डोपिंग है। तो ये भी करंट जो है आईसी करंट और आई करंट आपका जो है मिली एम्पियर आर्डर होता है। बेस आपका लाइटली डोप्ड है यानी बहुत कम इलेक्ट्रॉन होल यहाँ पे क्रिएट होंगे, इसलिए आपका बेस करंट जो है माइक्रो एम्पियर में है। इतनी चीज़ें।
तो अभी हम लोगों ने इस लेक्चर में ट्रांजिस्टर बेसिक देखा, ट्रांजिस्टर क्या होता है, कैसे ये बनता है, पीएनपी एनपीएन क्या होता है, इसका एरिया कैसे डिसाइड होता है, डोपिंग लेवल किसमें क्या होता है ना। और फिर इसका जो है हम लोगों ने सिंबल पहचानना सीखें इस लेक्चर में। ट्रांजिस्टर किस किस रीजन में वर्क करता है, यानी कट ऑफ रीजन, सैचुरेशन रीजन, एक्टिव रीजन, है ना। इस रीजन के लिए जंक्शन का वोल्टेज रिवर्स वाइस फॉरवर्ड वाइस में किस रीजन के लिए क्या होना चाहिए, इसको डिस्कस किया। फिर ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन डिस्कस किया कि इसमें इलेक्ट्रॉन होल कैसे मूव करता है, इस इलेक्ट्रॉन होल के मूवमेंट से कौन कौन सी करंट जनरेट होती है, करंट का डायरेक्शन क्या है, और करंट का ये न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमने ये फार्मूला, एक इक्वेशन देखा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ट्रांजिस्टर को कन्फिगर कैसे किया जाता है, यानी कनेक्शन कैसे दिया जाता है, ट्रांजिस्टर कन्फिगरेशन। थैंक यू।